हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए और ये साल आप सबकी सफलता का साल हो, यही इसी कामनाओं के साथ आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे नया करंट अफेयर का एक सीरीज है जो डेली करंट अफेयर सीरीज होगा। ये करंट अफेयर सीरीज मुश्किल से 10 से 15 मिनट का होगा और ये 10 से 15 मिनट की जो सीरीज है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पर डे केवल 15 मिनट का समय देना होगा। 15 मिनट के अंतर्गत पूरे दिन की जो महत्वपूर्ण खबरें होंगी वो आपको डेली शाम को मिल जाया करेंगी और उन खबरों को एक बार आप रिवाइज करिए, जिससे आप जब एग्जाम में जाते हैं एग्जाम के टाइम आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन करने या बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं महसूस होगा। ठीक है, तो इस सीरीज को आप डेली फॉलो करिएगा। डेली शाम को 7 बजे ये वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी 2025 डेली करंट अफेयर का अपना ये पहला वीडियो है हमारा। 1 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं और आपकी परीक्षाओं तक ये अनावरत चलता रहेगा बदलते प्रारूप के अनुसार। ठीक है, करें घटना चक्र के साथ डेली करंट अफेयर की तैयारी। अब यहां पर सबसे पहली खबर हमारी जो है उसको देख लेते हैं। भारत 2025 में पहली बार आयोजित करेगा वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट का आयोजन करेगा। 2025 में भारत पहली बार इसका आयोजन करेगा। देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में 2025 में वेब्स की मेजबानी की घोषणा की है। ठीक है, मन की बात प्रोग्राम जो था उसमें मोदी जी के द्वारा घोषणा की गई कि 2025 में भारत ऑडियो विजुअल, ठीक है, इंटरटेनमेंट समिट का मेजबानी करेगा। कहां पर इसका आयोजन किया जाएगा? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कहां पे किया गया, तो इसका जो आयोजन किया जाएगा वो भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। और कब इसका आयोजन होगा? तो 5 से 9 फरवरी 2025 के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। डेट याद रखना, अब यूपीपीसीएस डेट पूछता है सीधे सीधे, तो ये डेट याद रखना, 5 से 9 फरवरी 2025 के बीच में इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जाएगा, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मन की बात प्रोग्राम में की गई थी। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अगली खबर देखें क्या है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि नारियल तेल खाने का तेल है, हेयर ऑयल नहीं। ठीक है, जो नारियल तेल था, नारियल तेल से संबंधित विवाद था, जीएसटी को लेकर बेसिकली विवाद था। उस जीएसटी को लेकर जो विवाद था उसमें बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो नारियल तेल है वो खाने का तेल है। ठीक है, नारियल तेल खाने का तेल है, हेयर ऑयल नहीं। अब इससे संबंधित जो तथ्य उनको जान लेते हैं। नारियल तेल को खाने के तेल के रूप में वर्गीकृत किया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। कम जीएसटी दर 5% लगेगी। पहले कितना होता था? जीएसटी दर जो थी वो ज्यादा थी, लेकिन अब जब खाने के तेल के रूप में इसको वर्गीकृत कर दिया गया है तो जो जीएसटी की दर है वो 5% लगेगी। ठीक है, भले ही इसे छोटे पैक में ही बेचा जाए, जीएसटी परसेंट जो है वो 5% का निर्धारित कर दिया गया। पृष्ठभूमि देख लेते हैं, पृष्ठभूमि क्या है। 2009 में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने 200 ml से छोटे पैक पर हेयर ऑयल जो 200 ml था ना, 200 ml से छोटे पैक को हेयर ऑयल मानते हुए 16% टैक्स लगा दिया था। ठीक है, जो हेयर ऑयल होता था, नारियल तेल होता था, इसमें जो 200 ml होते थे, 200 ml से छोटी अगर जो पैक होती थी तो उस पर 16% आपको टैक्स देना होता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो नारियल तेल होता है भले ही वो छोटे पैक में हो, लेकिन वो हेयर ऑयल नहीं है, वो एडेबल ऑयल है। ठीक है, खाने का तेल है, इसी वजह से उस पर जो टैक्स लगेगा वो कितना, 5% ही टैक्स आप ले सकते हैं। 2015 में यह सर्कुलर, जो ये सर्कुलर था 2009 का, ठीक है, सीमा शुल्क बोर्ड का, उसमें बात करें तो 2015 में यह सर्कुलर ट्रिब्यूनल और कोर्ट के आदेशों के बाद रद्द कर दिया गया था। जो 16% टैक्स वाला वो था, सर्कुलर था, उसको रद्द कर दिया गया था। अब जीएसटी के तहत देख ले तो जीएसटी के तहत खाने के तेल पर 5% और हेयर ऑयल पर 18% टैक्स देना होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो जीएसटी है, जीएसटी के अंतर्गत जब जीएसटी लगती है, जो खाने का तेल होता है उस पर आपको 5% टैक्स देना होता है, लेकिन जो हेयर ऑयल होता है उस पर 18% टैक्स देना होता है। तो ये अब क्या हो गया है, जब जीएसटी पे नारियल तेल पे फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, तो अब चाहे आप छोटी पैकेट लें या बड़ी पैकेट लें, उस पर जो जीएसटी की दर होती है, जीएसटी की दर अब 5% ही लगेगी। 18% का दायरा खत्म कर दिया गया है। तो ये हमारी दूसरी खबर थी, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज देख ले, 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के बारे में जान ले तो आशी चौकसे बनी महिला 3P नेशनल चैंपियन। ठीक है, क्या नाम है इनका? आशी चौकसे नाम है। इनके बारे में जान लेते हैं। महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, यानी कि 3P का मतलब यहाँ पे 3 पोजीशन होता है। ठीक है, याद रखना, महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में आशी चौकसे ने अंजुम मौदगिल जो पंजाब की हैं उनको हराकर अपना पहला राष्ट्रीय खिताब जीता है। जूनियर महिला 3P इवेंट में देखें तो यहां पर जो जूनियर महिला 3P इवेंट है इसमें कर्नाटक की अनुष्का एच ठाकुर, क्या नाम है, कर्नाटक की है अनुष्का एच ठाकुर, इन्होंने
460.5 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, यानी कि जो जूनियर महिला 3P इवेंट था उसमें किसने जीता है स्वर्ण पदक? अनुष्का एस ठाकुर ने जीता है। सीनियर टीम में गोल्ड की बात कर ले तो अंजुम मौदगिल, स्विफ्ट कौर सामरा और वंशिका शाही ने 1766 अंकों के साथ जीता है। ठीक है, यानी कि जो सीनियर टीम गोल्ड था उस टीम गोल्ड में 3 लोगों ने, कौन कौन? अंजुम मौदगिल, स्विफ्ट कौर सामरा और वंशिका शाही ने 1766 अंकों के साथ ये गोल्ड जीत लिया है, सीनियर टीम गोल्ड को। जूनियर टीम गोल्ड की बात कर ले तो जो जूनियर टीम गोल्ड है वो किसको किसको दिया गया, मतलब किसने जीता? तो यहां पर देखें, साक्षी, प्राची गायकवाड़ और सानिया सापले ने 1747 अंकों के साथ जो जूनियर टीम गोल्ड है उसको जीत लिया। तो यहाँ पे 4 चीजें हैं, 4 अवार्ड है, चारों अवार्ड के बारे में आप याद रखिएगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हो जाता है? महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का इवेंट किसने जीता है? तो आशी चौकसी ने जीता है। और ये इवेंट जो है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से निशानेबाजी में बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है, ये है आशी चौकसी। ठीक है, इन्होंने ये इवेंट जीता है। चलो आगे बात करें, अगली खबर हमारी कौन सी है? गुजरात के सीएम है भूपेंद्र पटेल ने लॉन्च किया स्वर प्लेटफॉर्म। ठीक है, जो स्वर प्लेटफॉर्म है इसके बारे में जान लेते हैं। गुजरात के सीएम के द्वारा इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। स्वर स्पीच एंड, ठीक, स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स प्लेटफॉर्म है स्वर प्लेटफॉर्म का पूर्ण रूप। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ये हाल ही में चर्चा में रहा स्वर का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, पूर्ण रूप आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। जो स्वर प्लेटफॉर्म है इसका पूर्ण रूप याद रखिएगा, स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स का पूर्ण रूप है। 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया था। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, दिन बहुत महत्वपूर्ण है, कब इसको लॉन्च किया गया था और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? भूपेंद्र पटेल के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब? जो सुशासन दिवस होता है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन इसको लॉन्च किया गया था, तो ये डेट याद रखना। उद्देश्य क्या है? भाषाई बाधाओं को खत्म करना और नागरिकों के लिए संवाद प्रक्रिया को सरल बनाना इसका मूल उद्देश्य है। ठीक है, जो भाषाई बाधा है उनको खत्म करना तथा नागरिकों के लिए संवाद प्रक्रिया जो होती है उसको आसान बनाना इसका मूल उद्देश्य है। प्रमुख विशेषताएं क्या है इसमें? विशेषताएं क्या है? तो स्पीच टू टेक्स्ट फीचर, भाषणी एआई सिस्टम, शिकायत और फीडबैक को भी इसमें शामिल किया गया। मतलब इतनी विशेषताएं हैं इसकी कि आप अगर जो कोई चीज है स्पीच टू टेक्स्ट बोल रहे हैं तो वो चीजें अपने आप लिख जाएंगी। साथ ही साथ जो भाषणी एआई सिस्टम है उसको भी इसमें इंस्टॉल किया गया है, रखा गया है। शिकायत निवारण एवं फीडबैक को भी इसमें शामिल किया गया है जो स्वर प्लेटफॉर्म है। तो स्वर प्लेटफॉर्म के बारे में याद रखिएगा, जो ऐप और पोर्टल से संबंधित क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसके लिए स्वर प्लेटफॉर्म जो प्लेटफॉर्म है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो आगे बात करें, अगली खबर हमारी क्या है? अगली खबर है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन। ये है जिमी कार्टर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है और इनसे संबंधित जो पॉइंट्स हैं उनको जान लेते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपके परीक्षा में बन सकता है। जन्म कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1924 में प्लेन्स जॉर्जिया में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, निधन कहां पे हुआ? तो 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है जिमी कार्टर का, नाम याद रखना जिमी कार्टर। ठीक है, आगे बात करें, अमेरिका के इतिहास में सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाले पूर्व राष्ट्रपति हैं। जो अमेरिका का इतिहास है, अमेरिका के इतिहास में सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाले पूर्व राष्ट्रपति कौन है? जिमी कार्टर है, नाम याद रखना। आगे देखें, 2002 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर जिनका हाल ही में निधन हो गया उनको किस वर्ष नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2002 में नोबेल के शांति पुरस्कार से जिमी कार्टर को सम्मानित किया गया था। आगे देखें तो भारत आने वाले तीसरे अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर थे। भारत का दौरा करने वाले तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? जिमी कार्टर थे। आगे बात करें, हरियाणा के दौलतपुर नसीराबाद गांव का नाम उनके सम्मान में कार्टरपुरी रखा गया। जो हरियाणा का एक गांव है, ठीक है, गांव का नाम है दौलतपुरी नसीराबाद गांव। ठीक है, दौलतपुरी नसीराबाद गांव ये हरियाणा में पड़ता है और ये जिमी कार्टर के सम्मान में इस गांव का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? कार्टरपुरी रखा गया। ठीक है, उनकी मां ने यहां पर स्वास्थ्य सेवक के रूप में काम किया था। जो जिमी कार्टर है, जिमी कार्टर की मां ने जो दौलतपुर नसीराबाद गांव है यहाँ पे एक स्वास्थ्य सेविका के रूप में कार्य किया था। इसी वजह से उनके सम्मान में जिमी कार्टर जब राष्ट्रपति बने उसके बाद में उनके सम्मान में इसका नाम कार्टरपुरी कर दिया गया। ठीक है, आगे देखें, 1979 में मिस्र इजराइल शांति समझौते में उनकी अहम भूमिका थी। जो मिस्र इजराइल के बीच में शांति समझौता था, 7 डे वार के बाद में जो मिस्र और इजराइल के बीच में शांति समझौता हस्ताक्षरित हुआ था, उस शांति समझौते में, ठीक है, जो जिमी कार्टर है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और यहां पर आप जिमी कार्टर को देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये हमने जिमी कार्टर के बारे में जान लिया। अगली खबर देखें तो सीआरपीएफ के महानिदेशक बने विपुल कुमार।
अब वितुल कुमार जी के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हमेशा से। तो आईपीएस वितुल कुमार जो है ये सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वितुल कुमार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह 31 दिसंबर 2024 को सेवानिवृत्त हो रहे अनीश दयाल सिंह का स्थान लेने जा रहे हैं। ठीक है, अनीश दयाल सिंह का इन्होंने स्थान लिया। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? वितुल कुमार बने हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया? तो अनीश दयाल सिंह का उन्होंने स्थान लिया। आगे बात करें 1993 बैच उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो वितुल कुमार है ये किस कैडर के अधिकारी, एग्जाम में पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो 1993 बैच के ये उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं। आगे बात करें वर्तमान में सीआरपीएफ में विशेष महानिदेशक के रूप में ये कार्यरत है। ठीक है, वर्तमान में जो वितुल कुमार है वो किस पद पर कार्यरत थे? तो सीआरपीएफ में विशेष महानिदेशक के रूप में ये कार्य कर रहे थे। और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से एक पॉइंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करके रखिएगा। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे चले। अगली खबर कौन सी है? देश के मुख्यमंत्रियों की संपत्ति रिपोर्ट। देश के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी संपत्ति कितनी है, इस पर एडीआर के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसको आप प्रीलिम्स में भी यूज कर सकते हैं और मुख्य परीक्षा में भी यूज कर सकते हैं यूपीपीसीएस के। देखिए एडीआर के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, देश के मुख्यमंत्रियों की संपत्ति की रिपोर्ट। सबसे धनी मुख्यमंत्री अगर हम बात करें तो सबसे धनी 3 मुख्यमंत्री कौन कौन से हैं? इनमें पहला नाम जो आता है वो आता है एन चंद्रबाबू नायडू का, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और इनकी कुल संपत्ति की अगर बात करें तो 931 करोड़ रुपए एन चंद्रबाबू नायडू की संपत्ति है। दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है, जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और इनकी संपत्ति कितनी है? 332 करोड़ रुपए। कितना? 332 करोड़ रुपए इनकी संपत्ति है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो सिद्धरमैया, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, सिद्धरमैया, इनकी संपत्ति कितनी है? 51 करोड़ रुपए इनकी संपत्ति है। अब हम बात करें सबसे कम संपत्ति, यहां पे तो हमने जान लिया सबसे अधिक संपत्ति किसकी किसकी है। अब सबसे कम संपत्ति किसकी है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे कम संपत्ति में बात करें तो ममता बनर्जी, ठीक है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है और मात्र 15 लाख रुपए इनकी संपत्ति है। कितनी? 15 लाख रुपए सबसे कम संपत्ति मुख्यमंत्रियों में किसकी है? परीक्षा में आपसे पूछे तो ममता बनर्जी आप टिक करके आइएगा। ममता दीदी की सबसे कम संपत्ति है, मात्र 15 लाख रुपए की संपत्ति है। आगे बात करें दूसरा स्थान किसका है? तो दूसरा स्थान है उमर अब्दुल्ला का। ठीक है, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में देखा जाए, और इनकी संपत्ति है 55 लाख रुपए के साथ दूसरे सबसे कम संपत्ति वाले सीएम है। अब वहीं अगर हम अन्य तथ्यों की बात कर लें, अन्य तथ्यों में तो मुख्यमंत्रियों की औसत संपत्ति, जितने भी मुख्यमंत्री है ना पूरे भारत में जितने मुख्यमंत्री है उनकी औसत संपत्ति निकाली जाए तो वो कितनी है? लगभग 52.59 करोड़ रुपए औसत संपत्ति है भारत के मुख्यमंत्रियों की। जितने राज्य हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की औसत संपत्ति 52.59 करोड़ रुपए है। वहीं पर ममता बनर्जी की बात कर ले, ठीक है, मुख्यमंत्रियों में बात करें तो ममता बनर्जी बंगाल की और आतिशी मारलेना जो है वो दिल्ली, सूची में केवल 2 महिला मुख्यमंत्री हैं। मतलब भारत में अगर जो देखा जाए तो वर्तमान में कितनी महिला मुख्यमंत्री हैं? वर्तमान में भारत में मात्र 2 महिला मुख्यमंत्री है। कौन कौन सी? एक पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और दूसरा आतिशी मारलेना दिल्ली की मुख्यमंत्री है वर्तमान में। ठीक है, आतिशी सबसे युवा 38 वर्ष की और पिनरई विजयन जो है वो सबसे बुजुर्ग मुख्यमंत्री हैं। तो ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्तमान में भारत की सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन है? तो भारत में सबसे युवा मुख्यमंत्री जो है वो आतिशी मारलेना है, 38 साल उनकी आयु है और दिल्ली की मुख्यमंत्री है। वहीं पर सबसे बुजुर्ग मुख्यमंत्री कौन है? तो सबसे बुजुर्ग मुख्यमंत्री जो है वो पिनरई विजयन है और केरल के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। तो यहाँ पे देश के मुख्यमंत्रियों की संपत्ति रिपोर्ट जो एडीआर के द्वारा जारी की गई थी उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, चुनाव आयोग के द्वारा ये डाटा जारी किया गया और ये डाटा आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ वर्ष 2024 में जो चुनाव हुए थे तो चुनाव के कारण, लोकसभा चुनाव के कारण अगले 1 साल तक उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण डाटा है वो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और खासकर आरओ में चुनाव से संबंधित और बीपीएससी में चुनाव से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहे हैं। तो जिनका 4 तारीख को एग्जाम है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो बात करते हैं 2024 लोकसभा चुनाव। केवल 27% थर्ड जेंडर मतदाता हुए शामिल। ठीक है, 27% थर्ड जेंडर मतदाता इसमें सम्मिलित हुए थे जो लोकसभा चुनाव हुआ था। देखते हैं यहां पर थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 2019 में 39,000, ठीक है, 39,075 से बढ़कर 2024 में कितनी हुई? तो 48,194। ठीक है, जो 2019 में 39,075 थी वो 2024 में बढ़ के 48,194 हो गई। इनमें से केवल 13,058 यानी कि 27% लोगों ने ही मतदान किया। जो 48,194 थर्ड जेंडर थे उनमें से मात्र, ठीक है, 13,058 यानी कि 27%। और इन डाटाओं का यूज आप मुख्य परीक्षा में कर सकते हैं। जब भी जैसे सामाजिक
जो सामाजिक न्याय से संबंधित टॉपिक होता है ना, तो वहां पे थर्ड जेंडर दे रखा है सिलेबस में, ठीक है। तो उनसे संबंधित जो डाटा है उन डाटा को आप याद रखिएगा, यूज कर सकते हैं एग्जाम में। आगे देखें, तमिलनाडु में सर्वाधिक, ठीक है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, ठीक है, कितना 8,467 पंजीकृत मतदाता हैं, लेकिन केवल 2,709 मतदाताओं ने ही मतदान किया, यानी कि थर्ड जेंडर के सबसे ज्यादा मतदाता जो पंजीकृत है वो किस राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। लेकिन हुआ क्या कि वहां के मात्र जो 8,467 पंजीकृत मतदाता थे उनमें से 2,709 मतदाताओं ने ही मतदान किया था। 2019 में थर्ड जेंडर मतदाताओं का प्रतिशत कितना था, तो 14.64% था। इस बार बढ़ा है, लेकिन अगर जो देखा जाए तो पंजीकरण के अनुसार कम ही है, ठीक है। 2019 में कितना था, 14.64 था, और इस बार कितना हो गया, 27% लगभग हो गया। तो यहाँ पे हमने थर्ड जेंडर मतदाताओं के बारे में जो चुनाव आयोग की नई रिपोर्ट आई है उस पर हमने चर्चा कर ली। अगला पॉइंट क्या है, यूपी में 3 तकनीकी विश्वविद्यालयों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 3 तकनीकी विश्वविद्यालयों AKTU लखनऊ, MTU गोरखपुर और HBTU कानपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होंगे। ये याद रखना कहां कहां पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, AKTU जो लखनऊ में पड़ता है, MTU जो गोरखपुर में है, और HBTU जो कानपुर में है, यहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। छात्रों को फंडिंग देकर स्टार्टअप के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसका उद्देश्य क्या है, जो छात्र हैं उनको फंडिंग दी जाएगी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा, साथ ही साथ स्टार्टअप को स्थापित करने के लिए उनकी मदद की जाएगी, ठीक है। अब यूपी सरकार के द्वारा 400 करोड़ रुपए का योगदान इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित करने में दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार 400 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश के 3 तकनीकी विश्वविद्यालयों में स्थापित करेगा। तो तीनों तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम याद रखना, और इसका उद्देश्य क्या है उस उद्देश्य को भी याद रखना कि छात्रों को फंडिंग देकर स्टार्टअप की स्थापना करना इसका मूल उद्देश्य है, ठीक है। चलो आगे देखें, उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था सुधार के लिए 5 नई निजी कंपनियां, ठीक है, 5 नई निजी कंपनियां, जो बिजली व्यवस्था है ना उत्तर प्रदेश की, उसमें सुधार लाने के लिए 5 नई जो निजी कंपनियां हैं उनकी बात की गई है यहाँ पे। तो 42 जिलों में बिजली व्यवस्था निजीकरण के तहत PPP मॉडल पर दी जाएगी, ठीक है। 42 जिले जो है वो बिजली व्यवस्था जो है निजीकरण के तहत PPP मॉडल पर दी जाएगी। अब ये देखिए, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यूपी स्पेशल का पेपर है मेंस का, वहां पर ये पॉइंट PPP मॉडल जो पूछा जाता है पेपर 6 में, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, डाटा आप यूज कर सकते हैं। नई कंपनियां 2025 तक काम शुरू करेंगी। मौजूदा कंपनियां पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के अस्तित्व को समाप्त होगा, ठीक है। आगे बात करें तो यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रदेश सरकार के पास सिर्फ मध्यांचल, पश्चिमांचल और केस्को कानपुर की जिम्मेदारी रहेगी, यानी कि मौजूदा कंपनियां जो है ये पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के अस्तित्व समाप्त होगा यहां पर, और साथ ही साथ प्रदेश सरकार के पास सिर्फ मध्यांचल, पश्चिमांचल और केस्को कानपुर की जिम्मेदारी रहेगी। अब ये कंपनियों के नाम क्या है, जो नई कंपनियां जो बनाई गई हैं जो विद्युत व्यवस्था में सुधार करने के लिए, उन कंपनियों का नाम देख लेते हैं। आगरा मथुरा विद्युत वितरण निगम, ठीक है, पहली कंपनी है। दूसरी कंपनी कौन सी है, काशी विद्युत वितरण निगम बनाई गई है। तीसरी कंपनी कौन सी, गोरखपुर विद्युत वितरण निगम, ठीक है। चौथी कंपनी झांसी कानपुर विद्युत वितरण निगम। पांचवी कंपनी कौन सी है, प्रयागराज विद्युत वितरण निगम। ये 5 कंपनियां बनाई गई हैं PPP मॉडल पर, ठीक है, PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर ये कंपनियां बनाई गई हैं, जिनका उद्देश्य क्या है, उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करना इनका मूल उद्देश्य है। लक्ष्य क्या है, निजी कंपनियों के माध्यम से वितरण प्रणाली को अधिक कुशल बनाना और 24 घंटे बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करना। यानी कि उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा PPP मॉडल पर, ठीक है, 5 कंपनियों का निर्माण किया जाएगा, जिससे 5 कंपनियों का निर्माण किया जाएगा जिनका मूल उद्देश्य और मूल लक्ष्य ही यही है कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटा विद्युत आपूर्ति की जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो खबरें थी 1 तारीख की, ठीक है, 1 जनवरी की खबरें, महत्वपूर्ण खबरें जो अखबारों में रही उन पर हमने चर्चा कर ली। कुछ MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है, यानी कि भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल जो है वो कहाँ बनाया जा रहा है, दिल्ली, मुंबई, पटना या भोपाल। तो जो भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल है वो पटना में बनाया जा रहा है, ठीक है, कहाँ पर, पटना में बनाया जा रहा है। और इससे संबंधित जो फैक्ट है उनको हम देख लेते हैं। भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल जो है पटना में बनाया गया, ठीक है, कहां पर, बिहार में बनाया जा रहा है, पटना के फुलवारी शरीफ में, ठीक है। आगे इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई, तो बिहार के जो CM है नीतीश कुमार के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। कब रखी गई थी आधारशिला, तो 12 दिसंबर 2024 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है, तो जो महावीर मंदिर न्यास समिति है उसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। साथ ही साथ इसकी निर्माण लागत कितनी है, तो 25 करोड़ रुपए इसकी निर्माण लागत है। और यहाँ की जो क्षमता है वो 100 बिस्तर यानी कि 100 बेड होंगे। यहाँ पर कितने बेड होंगे, 100 बेड होंगे, ठीक है, 100 बेड की क्षमता यहाँ पर है।
और आगे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर जैसे आपको पता चल रहा होगा बाल कैंसर अस्पताल, ठीक है, बच्चों में जो कैंसर होता है उसका अस्पताल है, तो यहाँ पर 18 वर्ष तक के बच्चों का इलाज किया जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 18 वर्ष तक के बच्चों के इलाज के लिए बाल कैंसर अस्पताल जो भारत का पहला है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है, बिहार के फुलवारीशरीफ में बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण महावीर मंदिर न्यास समिति के द्वारा किया जा रहा है और ये पटना में बनाया जा रहा है, जिसकी आधारशिला नीतीश कुमार के द्वारा रखी गई। निर्माण लागत इसकी 25 करोड़ रुपए है और यहाँ पर जो क्षमता है वो 100 बिस्तर की यहाँ पे क्षमता है। चलो, तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट देखा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरओ में क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। दिसंबर 2024 में अमेरिकी पत्रिका द्वारा घोषित पर्सन ऑफ द ईयर 2024, पर्सन ऑफ द ईयर 2024 से संबंधित पॉइंट है, ठीक है, से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कथन क्या कह रहा है कि इस वर्ष अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। दूसरा कह रहा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है, यानी कि एथलीट ऑफ द ईयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, जबकि पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया, ऐसी बात कही जा रही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पे आपको सही कथन बताना है। केवल एक सही है, या बी कह रहा है केवल 2 सही है, सी कह रहा है 1 2 दोनों सही है और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा कथन है वो पहला कथन तो बिल्कुल सही है, ठीक। डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप को इस बार पर्सन ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है दिसंबर 2024 में, तो पर्सन ऑफ द ईयर कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है। जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, इनको एथलीट ऑफ द ईयर नहीं घोषित किया गया, तो यहाँ पे हमारा दूसरा कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। केवल एक कथन सही है, दूसरा गलत है, तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इससे संबंधित जो तथ्य हैं उन तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर पत्रिका है अमेरिकी पत्रिका टाइम्स, उसके द्वारा 12 दिसंबर 2024 को घोषित किया गया था, ठीक। डोनाल्ड ट्रंप जो थे इनको पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया, जबकि एथलीट ऑफ द ईयर जो 2024 के है वो किसको घोषित किया गया, तो अमेरिकी पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी है, ठीक है, क्या नाम है इनका, कैटलीन क्लार्क, क्या नाम है, कैटलीन क्लार्क जो है उनको घोषित किया गया है एथलीट ऑफ द ईयर। ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि एथलीट ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है, कैटलीन क्लार्क को घोषित किया गया है। और पेशे से ये कौन सा खेल खेलते हैं, तो बास्केटबॉल खिलाड़ी है, अमेरिका के खिलाड़ी है। और लास्ट टाइम बात कर ले 2023 में किसको घोषित किया गया था पर्सन ऑफ द ईयर, तो अमेरिका की जो पॉप सिंगर है टेलर स्विफ्ट, उनको घोषित किया गया था, ठीक है, टाइम्स पत्रिका के द्वारा। जो टेलर स्विफ्ट है उनको पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। टाइम पत्रिका द्वारा 1927 से ऐसे व्यक्ति समूह विचारों तो घटनाओं में चुनाव में रहे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है जिन्हें बीते वर्ष वैश्विक घटनाओं में अधिक सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभावित किया है। बीते 1 साल में जो व्यक्ति किसी भी समूह संस्था से संबंधित है और जिसने सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पूरे वैश्विक व्यवस्था पर डाला है, उसी को पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया जाता है टाइम्स पत्रिका के द्वारा। अगर हम बात करें भारत की ओर से महात्मा गांधी पहले और एकमात्र, ठीक है, व्यक्ति थे जिन्हें 1930 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी को कब पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था, 1930 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। पहले और एकमात्र भारतीय व्यक्ति थे जिनको पर्सन ऑफ द ईयर 1930 में घोषित किया गया था, ठीक है। तो यहां पर इन डिटेल हमने सारी चीजें जान ली। आगे देखते हैं, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, रोमानिया और बुल्गारिया के साथ आंतरिक भूमि सीमा नियंत्रण कब हटाया जाएगा। जो आंतरिक भूमि सीमा नियंत्रण है इसको कब हटाया जाएगा, 1 जनवरी 2024, 31 मार्च 2024, 1 जनवरी 2025 या 31 दिसंबर 2025। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है, रोमानिया और बुल्गारिया के साथ आंतरिक भूमि सीमा नियंत्रण को जो हटाया जाएगा वो कब हटा दिया गया, यानी कि आज 1 जनवरी 2025 को ये हटा दिया गया। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर सी हमारा सही हो जाएगा। 1 जनवरी 2025 को रोमानिया और बुल्गारिया के साथ आंतरिक भूमि सीमा नियंत्रण को हटा दिया गया। इससे संबंधित जो तथ्य हैं उन तथ्यों को देख लीजिए। दोनों देशों के शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने की मंजूरी कब दी गई थी, तो 12 दिसंबर 2024 को शेंगेन क्षेत्र में, जो शेंगेन वीजा क्षेत्र है वहां पर शामिल होने की मंजूरी दी गई थी। मंजूरी किसके द्वारा, तो यूरोपीय यूनियन के द्वारा, यूरोपीय संघ के द्वारा मंजूरी दी गई थी। और शेंगेन क्षेत्र में ये कब शामिल हो गए, तो 1 जनवरी 2025 को, यानी कि आज ही ये शेंगेन वीजा क्षेत्र जो है वहां पे रोमानिया और बुल्गारिया सम्मिलित हो गए। शेंगेन वीजा क्षेत्र में शामिल होने का तात्पर्य क्या है कि बुल्गारिया और रोमानिया के साथ भूमि सीमा नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया। ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि कब शेंगेन वीजा क्षेत्र में ऑफिशियली शामिल हुए रोमानिया और बुल्गारिया। तो डेट इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, याद रखना 1 जनवरी 2025 को शेंगेन वीजा क्षेत्र में ये लोग शामिल हुए, ठीक है। अब यहां इसका लाभ क्या होगा, लाभ की बात कर ले तो 1 जनवरी 2025 को नागरिक बिना किसी भूमि सीमा नियंत्रण के बुल्गारिया और रोमानिया के बीच यात्रा कर सकेंगे, मतलब दोनों देशों के बीच आपस में आ जा सकेंगे। अन्य तथ्य क्या है, 30 दिसंबर 2023 को परिषद ने 31 मार्च 2024 से शेंगेन अधिग्रहण के हिस्से के रूप में लागू करने के लिए आंतरिक हवाई तथा समुद्री सीमाओं पर व्यक्तियों की जांच समाप्त करने का निर्णय लिया था।
शेंगेन दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त यात्रा क्षेत्र है। जो शेंगेन वीजा जोन है, शेंगेन वीजा जोन, ये दुनिया का सबसे बड़ा वीजा फ्री यात्रा जोन है शेंगेन वीजा क्षेत्र, ठीक है। अब वहीं पर यहां पर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, बुल्गारिया और रोमानिया के साथ भूमि सीमा नियंत्रण को कब समाप्त किया गया, 1 जनवरी 2025 को। और इसकी घोषणा कब की गई थी, 12 दिसंबर 2023 को इसकी घोषणा की गई थी। और किसके द्वारा ये मंजूरी प्रदान की गई है, तो यूरोपीय संघ के द्वारा ये मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक है। तो यहां पर आज हमने करंट अफेयर से संबंधित जो हमारा 1 जनवरी से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उन पे हमने कुछ एमसीक्यू बात करी और साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स को भी डिस्कस किया जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। कोई फीडबैक होगा, कमेंट होगा तो जरूर लिखिए। धन्यवाद।